एक वक्त पर आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 10वीं पोजीशन पर थी। एक जीत उनके खाते में थी और एक महीना ऐसा रहा था जहां पर यह टीम एक ही मैच जीती थी, कोई और मुकाबला नहीं जीती थी। लेकिन अगर बात करें आज की, तो आज सिचुएशन ऐसी है, वही आरसीबी जिस आरसीबी को बार बार हम लोग भी कह रहे थे यार कि शायद आरसीबी का टाटा बाय बाय हो चुका है, वो आरसीबी 5वीं पोजीशन पर है पॉइंट्स टेबल में और प्लेऑफ्स की रेस में बरकरार है। और अब उनके पास एक सिनेरियो जो बहुत पहले, तो तकरीबन हम हफ्ता भर पहले या 10 दिन पहले जब बात कर रहे थे, तो हम कह रहे थे भाई बहुत सारी चीजें हैं वो उस तरीके से होनी पड़ेंगी तब जाकर ना आरसीबी का कोई चांस होगा। लेकिन अब चीजें उनके लिए आसान हुई हैं। तो यही एक फैक्टर है कि भाई विराट कोहली तो लगातार ही अच्छा कर रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने एज अ टीम रिस्पॉन्ड किया। और सबसे बड़ी चीज देखिए, पीछे मुड़कर अगर आप देखोगे तो वहां पर वो कॉल जरूर आपको याद आएगी जब आरसीबी और एसआरएच का मुकाबला था और आरसीबी ने एसआरएच से वही चीज करवाई कि भाई रन चेज करो। बहुत बड़ा टोटल उस दिन नहीं दिया था, लेकिन वहां पर फंसाया। वहां पर एक एक कॉल आप देखिए, विल जैक्स को बॉल दिया था, ट्रेविस हेड को उन्होंने आउट किया था। और उस दिन फैफ डुप्लेसी लीडरशिप ग्रुप को आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि भाई आरसीबी कैंप में विद इन में ये डाउट्स थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई इनकी सोच जो थी, हमने फैफ के साथ फिर गए, लीडरशिप ग्रुप के साथ फिर गए, जो उन्होंने कॉल लिया कि भाई इनसे ना चेज करवाते हैं। और उसके बाद आप देखिए कैसे चीजें पलटी हैं। आरसीबी की बॉलिंग जो बहुत ही साधारण लग रही थी, वो थोड़ा सा बेटर होती गई। यश दयाल तो अच्छा कर रहे थे, लेकिन सिराज जब ड्रॉप होकर वापस आए तो सिराज न सिर्फ आरसीबी के लिए बट अब इंडिया के लिए भी प्लस है। विराट कोहली का तो खैर क्या ही कहना, एज अ बैटर उन्होंने लगातार अच्छा ही परफॉर्म किया था। बट जो बीच में थोड़ा सा उनका स्ट्राइक रेट वाला मसला हुआ था, एक मैच थोड़ा सा हल्का रह गया था, उसमें भी रजत पाटीदार ने टीम को लिफ्ट कर दिया था। उसके बाद विराट का जो अंदाज और जो आपने बैटिंग देखी है स्पिनर्स के खिलाफ गुजरात वाले मैच से वो शुरू होती है, वो नेक्स्ट लेवल चीज है। रजत पाटीदार वही रजत पाटीदार दिखे हैं जिन रजत पाटीदार से हम सब लोग टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा उम्मीदें कर रहे थे। और रजत पाटीदार तो मानो स्पिनर्स को ऐसा समझ रहे हैं कि मानो वहां मैं बॉल डाल रहा हूं। वो उनको इस तरीके से, इस बेरहमी से मार रहे हैं, कोई भी स्पिनर हो उसको सीधे ऑल आउट अटैक पर जाते हैं और उनकी जगह बताते हैं कि भाई आपकी जगह स्टैंड्स में है, मेरे आगे स्पिनर्स को लगाना मत। तो आरसीबी के लिए बहुत सब कुछ सही चल रहा है। एक बारी पॉइंट टेबल आपको दिखाता हूं। और फिर जो सबसे बड़ा सवाल हर किसी के मन में है कि चेन्नई के खिलाफ आरसीबी को अब क्या चाहिए होगा। अगर यह मामला वहीं पर जाता है कि भाई डिसाइड यही करेगा कि आरसीबी चेन्नई में से कौन जीतता है, तो वहां तक की बात भी आपके साथ करेंगे। कोलकाता क्वालिफाई कर चुकी है, राजस्थान रॉयल्स वो अपने आप ब्रेक लगाकर बैठी हुई है। अब गुवाहाटी में फैसला होगा उनके सेकंड होम में कि उनका क्या होता है। चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई का आखिरी मैच बचा है जो आरसीबी के साथ होना, इन दोनों टीम का आखिरी मैच। अब यहां पर यह है कि अगर आरसीबी चेन्नई को हराती है तो 7 वाली इक्वेशन रहेगी। उस 7 वाली इक्वेशन में मार्जिन क्या रहेगा इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आरसीबी को और क्या चीजें चाहिए होंगी। उनके लिए सोने पर सुहागा ये चीज और हो जाएगी कि सनराइजर्स हैदराबाद अपने दोनों मैच हार जाए, ताकि हैदराबाद 7 पर ही रहे। और अगर वो दोनों मैच हार जाती है तो उनके लिए थोड़ा सा क्या होगा कि नेट रन रेट भी घटेगा। और आरसीबी ने अपना नेट रन रेट बेहतर किया है इस मुकाबले में, बड़ी जीत दर्ज कर वो 0.387 तक उसको ले जा चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स अगर अगला मैच जीत भी जाए, उनका नेट रन रेट आप देख रहे हैं बहुत खराब है। एक टीम जिसका डर और है इन सब बाकी की टीम्स को, वो है लखनऊ सुपर जायंट्स, क्योंकि लखनऊ अभी भी जो है 8 जीत तक जा सकती है लखनऊ की टीम। और इनमें से जो हम कह रहे हैं कि बाकी टीम्स में से सनराइजर्स 8 जा सकती है और चेन्नई सुपर किंग्स भी 8 जा सकती है। लेकिन लखनऊ का क्या है, लखनऊ के लिए दिक्कत है उनका नेट रन रेट जो माइनस में, और जहां पर उन्होंने मुकाबले खेलने दिल्ली और मुंबई, उन दोनों ग्राउंड्स पर थोड़ा सा लखनऊ की जिस तरीके से बैटिंग रही है बीते कुछ टाइम में, वो लगता है कि डिपेंडेंसी फैक्टर फिर कहीं ना कहीं स्टॉइनिस, पूरन, क्विंटन डिकॉक इन खिलाड़ियों पर आता है। तो केएल राहुल को स्टेप अप करना पड़ेगा अगर लखनऊ को कुछ समीकरण चाहिए। तो आरसीबी को अब क्या चाहिए, आरसीबी को यही चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छी चीज ये चाहिए कि भाई कि सनराइजर्स भी ना जीते 2 मैचेस, तो वो 7 पर रहेंगे। तो वहां पर फिर दोनों के लिए मौका एक तरीके से बन सकता है कि भाई चेन्नई और आरसीबी पे पता चले दोनों चले जाएं। पर बाकी क्या चाहिए, दिल्ली के रिजल्ट से आई डोंट थिंक अब उनको फर्क पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली अपना नेट रन रेट नहीं सुधार पाएगी। वो ये चाहेंगे कि लखनऊ एक और मैच हार जाए, जो उनके 2 मैचेस हैं अगले, उनमें से एक हार जाए तो लखनऊ भी तब मैक्सिमम 7 तक जा सकती है। अब घूम फिर के बात आती है कि चेन्नई वर्सेस आरसीबी अगर हो रहा है नॉकआउट मैच, तो वहां पर क्या चाहिए। चेन्नई का नेट रन रेट अभी 0.528, आरसीबी का है 0.387। अब एज ऑफ नाउ आपको यह भी समझा दूं कि भाई नेट रन रेट चलता है किस हिसाब से। नेट रन रेट सिंपल चलता है, आपने रन्स कितने बनाए हैं, कितने ओवर्स में वो रन बनाए थे, और आपके अगेंस्ट सामने वाली टीम ने कितने रन्स बनाए थे और कितने ओवर्स में वो रन बनाए थे। तो उस लिहाज से अगर आप बेसिक इक्वेशन अभी अगर आप देखें, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आखिरी मैच में जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी वो कितने रन बना रही होगी, बट आप मानकर चलिए कि जो दोनों टीमों का फासला अगर आप देखोगे तो शायद आरसीबी को वहां पर अगर जीत रन्स वहां पर डिफेंड करते हुए चाहिए होगी, तो शायद वो अगर मार्जिन आप लेकर चलो तो 18 से 25 का विंडो है।
ये एक विंडो रहेगा आरसीबी के पास, और अगर वो चेज करने पर आएगा तो वो आप मानकर चलिए 9 से 12 गेंद पहले उनको चेज करना होगा। तो ये एक इक्वेशन जो उनके सामने आ रही है एज ऑफ नाउ, बट ये इक्वेशन चेंज होती रहेगी। और इस सिनेरियो में आरसीबी के लिए बेहतर वैसे ही रहेगा कि वो चेज करें, क्योंकि उसमें आप बेहतर कैलकुलेट कर सकते हो। और हमने देखा भी है कि आईपीएल में इस सीजन चेज करते हुए चीजें ज्यादा हुई हैं, जो चमत्कारी चीजें हम कहते हैं, रादर देन अगर आपको डिफेंड करना पड़े। और डिफेंड करते हुए अभी रियलिस्टिक लग रहा है वो 18-20 रन, बट उस दिन ऑन द गिवन डे सपोज 200 का टारगेट 180 हो जाए तो फर्क पड़ता है। तो ये चेन्नई और आरसीबी के जो मुकाबले की इक्वेशन जो आरसीबी के लिहाज से आरसीबी को चाहिए वो ये है। लेकिन आपको ये जरूर करना होगा और कहना होगा कि आरसीबी ने जो उस सिचुएशन से क्रिकेट खेली है, लगातार एक के बाद एक मुकाबले जीते हैं, और उनको इसका पूरा का पूरा क्रेडिट देना होगा कि उस टीम मैनेजमेंट, उस टीम में, उस कैंप में जो बिलीफ वहां पर आया एक के बाद एक मैच, हो सकता है वो उस टाइम पर बहुत ज्यादा सोच भी नहीं रहे होंगे कि प्लेऑफ्स के लिहाज से क्या है, बट अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि बिल्कुल रियलिस्टिक वहां पर उनका चांस बनता है। और अगर कहीं ना कहीं वो नॉकआउट मैच तक आ जाती है सिचुएशन जहां पर चेन्नई और आरसीबी आमने सामने हो, तो वहां पर भी आरसीबी के लिए चैलेंज एक हल्का सा बड़ा है। बट आरसीबी कहेगी यार इतने सारे पहाड़ पार कर कर ही तो हम यहां पर आए हैं। और चेन्नई के सामने आरसीबी को एक चीज का खास ध्यान रखना पड़ेगा, वो है शिवम दुबे। शिवम दुबे आरसीबी के अगेंस्ट जो है उनकी परफॉर्मेंसेस बीते कुछ मुकाबलों में अगर आप देखो बहुत तगड़ी रही है, और वो एक फैक्टर होते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर रहते हैं वहां पर। तो ये मैच बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एलएसजी एक मैच हारे, अदरवाइज अगर 8 हो जाएंगी सारी टीमें, आपको पता है ऑलरेडी केकेआर जो है वो तो थ्रू हो चुकी है, राजस्थान रॉयल्स वो 8 पर है, चेन्नई उसी दिन जाएगी 8 पर अगर जाएगी, तो आपको पता है कि सनराइजर्स हैदराबाद एक टीम अगर चली भी जाती है 8, तो एक विंडो जो बच रही है वो वहां पर लखनऊ वाली विंडो है। तो लखनऊ को एक हारना होगा और उस तरीके से धीरे धीरे समीकरण बनेंगे। बट जो हम कहते हैं कि भाई और ज्यादा बेहतर चीजें हो जाए, तो आरसीबी बोलेगी कि सनराइजर्स भी हार जाए, तो क्या पता हमारा नंबर बहुत ज्यादा इक्वेशन के बिना काम हो जाए, हमारा हमें वो इक्वेशन ही ना चेज करना हो, जस्ट हम जीते और हम वहां से थ्रू हो सकते हैं। तो ये पूरा गणित था, पूरा समीकरण था।